एलटी ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों आ गया हूँ आप सबके सामने दो पार्ट में फिगर ऑफ स्पीच ले आने के बाद ये थर्ड पार्ट है दोस्तों। वो दोनों पार्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एलटी ग्रेड की प्लेलिस्ट आप देखेंगे अलग से बनी हुई है, उसमें वो दोनों पार्ट आपको विजिबल होंगे। वीडियो नंबर 16 एंड वीडियो नंबर 17 मैंने वीडियो का नंबरिंग भी कर दी है। अभी तक एलटी ग्रेड पर मैंने 17 वीडियोस बनाए हैं, वो प्लेलिस्ट पर आप लोग जाके देख सकते हैं। और जो अभी तक के दोनों पार्ट बने हैं उन दोनों पार्ट की पीडीएफ मैंने अपने पेड ग्रुप में वॉरियर्स पेड में डाल दी है, तो उसको वॉरियर्स पेड वाले जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो देख सकते हैं। तो आइए थर्ड पार्ट में फिगर ऑफ स्पीच के दोस्तों देखते हैं। ये देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो। लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो। यहाँ पर दोस्तों सीधे सीधे मेटाफर होगा। क्यों मेटाफर होगा? बिकॉज लाइफ की कंपैरिजन की गई है वॉकिंग शेडो से, बिना, सो, लाइक, एज इत्यादि शब्दों का यूज किए हुए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेटाफर हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, मेटाफर को इम्प्लाइड सिमली या कॉम्प्रेस्ड सिमली भी बोलते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा इस बात को, इम्प्लाइड सिमली या कॉम्प्रेस्ड सिमली। जैसे लाइफ इज़ अ ड्रीम, यहाँ भी मेटाफर हो गया। जैसे द न्यूज़ वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट। द न्यूज़ वॉज, वो समाचार उसके दिल पर वैसे ही लगा जिस प्रकार किसी के हार्ट में डैगर लगता है। यहाँ पर सो, लाइक, एज इन शब्दों का यूज किए बिना ही कंपैरिजन कर दिया गया है और इसलिए मेटाफर है। तो मेटाफर इम्प्लाइड सिमली या कॉम्प्रेस सिमली होता है, ध्यान में रखिएगा। लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शैडो, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं आप मुझे बताइएगा। किस शेक्सपियर के किस फेमस कैरेक्टर की फेमस सॉरी लॉकी है, ये भी हमें बताइएगा। और ढेर सारे एग्जाम्पल है दोस्तों मेटाफर के, अभी अगर आते हैं तो मैं बताऊंगा। आइए दोस्तों देखते हैं पन क्या है। पन इज़ अ प्ले ऑन वर्ड्स दैट आर सिमिलर। अब पन तो प्ले ऑन वर्ड्स होता है, हम सभी को पता है, लेकिन वो किस चीज़ में सिमिलर होता है? इन साउंड बट डाइवर्स इन मीनिंग। सिमिलर इन साउंड बट डाइवर्स इन मीनिंग। पन जो होता है वो साउंड में दो वर्ड्स होंगे, दो शब्द होंगे जो साउंड में सिमिलर होंगे लेकिन डिफरेंट मीनिंग अलग अलग होगी। पहली कंडीशन हो गई। पन की दूसरी कंडीशन ये होती है दोस्तों, कई बार एक ही शब्द दिया रहता है, उसके दो अर्थ निकलते हैं। कई बार दो शब्द दिए रहेंगे, देखने में सिमिलर लगते रहेंगे या सेम वर्ड होंगे, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा दोस्तों। जैसे पन में अगर हम देखें तो एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, इज़ लाइफ वर्थ लिविंग दैट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। कि क्या आपकी लाइफ लिविंग के योग्य है, ये आपके लिवर पे डिपेंड करता है। तो पहला अर्थ क्या हो गया कि आपकी लाइफ जीने लायक है कि नहीं, ये किस पे डिपेंड करेगा? लिवर पे। लिवर मतलब जो आपकी बॉडी पार्ट, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का, स्टमक का, तो उस पे डिपेंड करता है, आपके लिवर पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ जीने लायक है कि नहीं। लेकिन दूसरा इसका अर्थ क्या हुआ? इज लाइफ वर्थ लिविंग दैट डिपेंड्स अपॉन द लिवर का दूसरा अर्थ क्या हुआ कि लाइफ जीने लायक है कि नहीं, वर्थ लिविंग है कि नहीं, ये लिवर पर, जीने वाले व्यक्ति पर डिपेंड करता है। तो इस तरह पन में दो अर्थ कई बार लिए होता है। पन कई बार एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, कई बार दो शब्द होते हैं मिलते जुलते, उनके दो अर्थ निकलते हैं। तो पन क्या है? प्ले ऑन वर्ड्स है, और वो सिमिलर किस में होता है? इन साउंड्स बट डाइवर्स इन मीनिंग। 43rd क्वेश्चन, द टर्म ऑनोमोटोपोइया एंड ऑक्सीमोरोन केम फ्रॉम। ये दोनों टर्म याद रखिएगा, ओरिजिन बहुत ज़्यादा पूछने का चलन है वर्तमान में लिटरेचर में। सो दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा कि ग्रीक ओरिजिन है इन दोनों वर्ड्स की, ऑनोमोटोपोइया और ऑक्सीमोरोन की। अगर ऑनोमोटोपोइया की बात करें तो ऑनोमोटोपोइया क्या होता है दोस्तों? ऑनोमोटोपोइया, व्हाट इज ऑनोमोटोपोइया? तो ऑनोमोटोपोइया दोस्तों क्या होता है? पहली बात तो ग्रीक ओरिजिन है, आपको पता चल ही गया। ये इसमें साउंड मीनिंग सजेस्ट करता है, ये ध्यान में रखिएगा। साउंड ऑफ द वर्ड इज मेड टू सजेस्ट द सेंस। जो शब्द का साउंड होगा वो सेंस क्रिएट करेगा, या सिंपल शब्दों में कहें कि साउंड इशारा करता है मीनिंग की तरफ। ग्रीक ओरिजिन है। तो ऑनोमोटोपोइया की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो
टॉमस ग्रे की एलजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड में एग्जाम्पल मिल जाएगा, द कर्फ्यू टॉल्स द बेल नेल ऑफ पार्टिंग डे, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। इसमें कर्फ्यू इज़ द बेल दैट टॉल्स, कर्फ्यू एक बेल है जो कि बजती है, तो कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, इसमें भी ऑनोमोटोपोइया है। और अगर दूसरी बात करें हम तो द मर्मरिंग हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, तो कई एग्जाम्पल है। ऑनोमोटोपोइया जब आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इसमें इतना ध्यान में रखिएगा कि इसमें साउंड मीनिंग को सजेस्ट करता है, और दोनों का ओरिजिन ऑक्सिमोरोन का भी और ऑनोमोटोपोइया का दोनों का ओरिजिन ग्रीक है। What is the device called by which non-human and non-living nature is credited with human emotion? What is the device? अगर हम बात करें what is the device called by which non-human and non-living nature is credited with human emotion? वो कौन सी डिवाइस है जिसमें नॉन ह्यूमन और नॉन लिविंग चीज़ों पर ह्यूमन इमोशन इम्पोज कर दी जाती है? मानव भावनाओं को नॉन लिविंग थिंग पर, नॉन ह्यूमन थिंग्स पे इम्पोज कर दिया जाता है, किस डिवाइस में? तो वो हो जाएगी दोस्तों पैथेटिक फैलेसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैथेटिक फैलेसी। अगर हम पैथेटिक फैलेसी की बात करें तो जैसे बादल रो रहा है, चंद्रमा हंस रहा है, इस तरह का, जब इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं कि जब ह्यूमन इमोशंस को, अगर हम ह्यूमन इमोशंस को नॉन लिविंग थिंग्स पर, ये खासकर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स पे, ये ध्यान रखिएगा, हम आरोपित करते हैं तो पैथेटिक फैलेसी वहाँ होती है। और पैथेटिक फैलेसी वहाँ होती है और पैथेटिक फैलेसी में ये पर्सोनिफिकेशन का ही एक रूप होता है। नेक्स्ट आते हैं अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, जो सत्ता है वो मरते हुए राजा को भूल जाती है। अथॉरिटी फॉरगेट्स, यहाँ पे अथॉरिटी भूल रही है किसी को, सत्ता भूल रही है मरते हुए राजा को। तो अथॉरिटी का पहली चीज़ तो पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया। सत्ता अपने आप में एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को पर्सोनिफाई कर दिया गया, डाइंग किंग। तो अथॉरिटी भूल जा रही है। तो यहाँ पर जब अब्स्ट्रैक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का या अब्स्ट्रैक्ट थिंग का जब पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी। पर्सोनिफिकेशन, जो अब्स्ट्रैक्ट आइडिया होती हैं या इनएनिमेट थिंग्स होते हैं वो रिफ़र किए जाते हैं। कैसे रिफ़र किए जाते हैं? जैसे वो इंसान हो, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, अभी ऊपर जब मैंने पैथेटिक फैलेसी पढ़ाई है, पैथेटिक फैलेसी इज द पार्ट ऑफ पर्सोनिफिकेशन। A lovelier flower on earth was never sown, has the figure of speech called. A lovelier flower on earth was never sown, has the figure of speech. कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ? यहाँ पर हाइपरबली है। हाइपरबली क्या होता है? ओवर स्टेटमेंट होता है, एग्जैजरेशन होता है हाइपरबली में, या ओवर स्टेटमेंट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन कि मतलब बिल्कुल वो लवलियर फ्लावर, मतलब अर्थ पर उसके जैसा फूल कोई आया ही नहीं, हैव नेवर सोन। तो ये एक तरह से बहुत ज़्यादा ओवर स्टेटमेंट है कि अर्थ पे कोई उससे बेहतर आया ही नहीं। ये कहाँ की लाइनें हैं बाय द वे, आप मुझे बताइएगा, किसके पोम की ये फेमस लाइनें हैं? क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर हाइपरबली हो जाएगा। Which of the following is a direct address either to an absent person or an abstract or animate entity? निम्नलिखित में से कौन डायरेक्ट एड्रेस होता है? या तो किसी एब्सेंट पर्सन को ये डायरेक्ट एड्रेस होता है, सीधा संबोधन होता है, या किसी अब्स्ट्रैक्ट थिंग को सीधा संबोधन होता है, या किसी इनएनिमेट थिंग को सीधा संबोधन होता है, लेकिन होता ये सीधा संबोधन है। तो क्या हो जाएगा? एपस्ट्रफी होता है। तो एपस्ट्रफी क्या होता है दोस्तों? ये डायरेक्ट एड्रेस होता है। ओके, जैसे मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इसमें मिल्टन को डायरेक्ट संबोधन है। और भी एग्जाम्पल अगर हम देखें,
डियर गॉड द वेरी हाउस सीम्स asleep. डियर गॉड, डायरेक्ट एड्रेस जहाँ पर होगा, जैसे ओट्स में आपको अक्सर मिल जाएगा, चाहे ओट टू वेस्ट विंड हो, चाहे आप ओड ऑन ग्रीसियन अन हो, ओट्स में आपको डायरेक्ट एड्रेस मिल जाएगा। तो डायरेक्ट एड्रेस जहाँ होता है वहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? एपोस्ट्रोफी। और दोस्तों ये भी मुझे बताइएगा कि ये किसका पार्ट है? एपोस्ट्रोफी इज़ स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ये भी ये ध्यान रखिएगा। अभी तक 3 मैंने पर्सोनिफिकेशन बताए। एक तो पैथेटिक फॉलेसी भी पर्सोनिफिकेशन का पार्ट है, ध्यान में रखिएगा। पर्सोनिफिकेशन तो पर्सोनिफिकेशन है ही। एपोस्ट्रोफी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ पर्सोनिफिकेशन, नेवर फॉरगेट। और ना यकीन हो तो रेन एंड मार्टिन उठा के देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स शो ऑक्सीमोरोन? स्वीट पेन, चैटर चैटर, रिवर्स ऑफ ब्लड और डेथ। अब देखिए स्वीट पेन में तो जाहिर सी बात है ऑक्सीमोरोन है, और चैटर चैटर में यहाँ पर अगर होता तो ओनोमोटोपोइया हो जाता अगर कोई सेंटेंस होता। रिवर ऑफ ब्लड जाहिर सी बात है ओवर स्टेटमेंट है, यहाँ पे ओवर स्टेटमेंट है तो हाइपरबली हो जाएगा। ओ डेथ डायरेक्ट एड्रेस है टू द डेड, तो एपोस्ट्रोफी हो जाएगा। Which figure of speech are employed in this line? O wild west wind, thou breath of autumn's being. अभी मैं चर्चा कर ही रहा था शैले के ओड टू द वेस्ट विंड की, या किसी भी ओड में होता है डायरेक्ट एड्रेस तो आ ही गया सामने, ये पर्सोनिफिकेशन है। ओ वेस्ट विंड दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स, यहाँ पर्सोनिफिकेशन है, हालांकि अपोस्ट्रोफी भी हो जाएगा यहाँ पर। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड डायरेक्ट एड्रेस है वाइल्ड वेस्ट विंड को, लेकिन यहाँ पर एक्यूरेट सबसे ज़्यादा पर्सोनिफिकेशन ही होगा, इसलिए आप पर्सोनिफिकेशन ही कीजिएगा। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पर भी डायरेक्ट एड्रेस होगा, कोई एब्सेंट थिंग हो, कोई इनएनिमेट थिंग हो, तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफी भी होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, in the following statement which figure of speech are used, which figures of speech are used? His honor rooted in dishonor stood and faith unfaithful होना चाहिए था, faith unfaithful kept him falsely true। तो faith unfaithful falsely true इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरोन हो जाएगा, ए ऑप्शन। ऑक्सीमोरोन की क्या खासियत होती है दोस्तों? अगर हम ऑक्सीमोरोन की बात करें तो ऑक्सीमोरोन में स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस ये होता है, और अपार्ट फ्रॉम दैट दो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज़ को एक साथ रखा जाता है। दो कॉन्ट्राडिक्टरी, दो विरोधाभासी चीज़ों को एक साथ रखा जाता है, जैसे इनोसेंट कनिंगली सिंपल, रेगुलरली इरेगुलर, काइंड क्रूएलिटी। ऑक्सीमोरोन के ये एग्जाम्पल हो गए। तो ऑक्सीमोरोन कैसा फिगर ऑफ स्पीच होता है? दैट कंबाइंस टू यूजुअली कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स इन अ कॉम्प्रेस्ड फॉर्म। ध्यान रखिएगा, एक तरह से ये दो चीज़ों को एक साथ रख के उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एपोस्ट्रोफी? ओ डेथ हियर इज दाई स्टिंग, डायरेक्ट एड्रेस है डेथ को, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी हो जाएगा। द स्नेक्स आर हिसिंग एंड द बीज आर बजिंग, यहाँ पे ओनोमोटोपोइया हो जाएगा दोस्तों, जाहिर सी बात है, जहाँ पर साउंड मीनिंग को सजेस्ट करता है। सोक्रेटिक आयरनी इज रिटेंशन टू, जो सोक्रेटिक आयरनी होती है उसकी क्या विशेषता होती है? तो सोक्रेटिक आयरनी जो होती है वो रिटेंशन करती है इग्नोरेंस इन प्लेस ऑफ नॉलेज, ए ऑप्शन। एडमिरेशन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाई हैज़ नो लेग्स, अ लाई हैज़ नो लेग्स, झूठ के कोई पाँव नहीं होते, पर्सोनिफिकेशन। कहीं न कहीं मानवीकरण करने का प्रयास किया गया है। अ लाई हैज़ नो लेग्स, द यूज ऑफ द वर्ड विद ह्यूमर, सैटारिकल इंटेंशन, सो दैट द मीनिंग इज डायरेक्टली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज सेड। तो आयरनी हो जाएगा, द यूज ऑफ द वर्ड विद ह्यूमर,
सटायरिकल इंटेंशन सो द मीनिंग इज डायरेक्टली द ऑपोजिट। जो अर्थ निकलेगा डायरेक्टली ऑपोजिट निकलेगा। कोई बहुत रेगुलर है, उसको आप कह रहे हो तुम तो बहुत नियम के पक्के हो, आयरनी का एग्जाम्पल हो गया। आयरनी कई तरह की होती हैं, बाद में आयरनी पर स्पेशल लेक्चर देंगे। ड्रामेटिक आयरनी होती है, वर्बल आयरनी होती है, सिचुएशनल आयरनी होती है, आयरनी ऑफ फेट भी होती है, जिसे कॉस्मिक आयरनी कहते हैं। कभी आयरनी डिटेल में पढ़ाएंगे तो जरूर बताएंगे आपको। ऑनोमोटोपोइया मीन्स, ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, इकोइंग ऑफ द सेंस बाय द साउंड, शेप, साइज और मूवमेंट। कहने का मतलब साउंड जो होता है वो मीनिंग को सजेस्ट करता है दोस्तों ऑनोमोटोपोइया में। द विश इज फादर टू द थॉट। विश जो है पिता है थॉट का, पर्सोनिफिकेशन किया गया है। हाउ हैप्पी इज ही हियर, अलिटरेशन एच 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 रिपीट किया जा रहा है। और कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें हो सकता है बताइएगा। क्या इसमें एक्सक्लेमेशन हो सकता है, आप देखिएगा और मुझे बताइएगा। अगर हो सकता है एक्सक्लेमेशन तो क्यों हो सकता है, एक्सक्लेमेशन क्यों है यहाँ, एक्सक्लेमेशन होने के कितने चांसेज हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। पर्सोनिफिकेशन, लव इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, और किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जब पर्सोनिफाई किया जाता है तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स, ओ सी डायरेक्ट एड्रेस है। ओ सी भले लास्ट में आया है लेकिन समुद्र को डायरेक्ट संबोधन किया गया है। वैसे भी ब्रेक 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 जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस में भी है। यू हैव टू स्टडी इट थरोली, डीपली, एंड आई विल सर्टेनली टीच यू। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 41 to 60। ये फिगर ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट था। मैं आपको बीच बीच में फिगर ऑफ स्पीच लेके आता रहूँगा, और इसके बाद मैं आपको पेड कोर्स वालों को खासकर मैं बता दूं कि इसके बाद पीबी शैले में शुरू करूँगा और उनकी ओड टू द वेस्ट विंड आपको पढ़ाऊँगा, और उसका स्टैंजा और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूँगा। कौन कौन से आपके लिटरेरी डिवाइसेस बताऊँगा, कौन से मीटर में लिखी गई है, टोटल कितनी लाइनें हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी विथ कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चंस थे फिगर ऑफ स्पीच पे। ये इक्वली जूनियर एडिट के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, जीआईसी लेक्चरर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एलटी ग्रेड के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, तो ध्यान में रखिएगा। ओके दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल को आप अगर फ्री वाले चैनल की अगर बात करें तो वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे आपके पास मेरे वीडियोस से रिलेटेड या जो भी मैं चीज़ें बनाता हूं या जो भी मैं प्लान करता हूं सारी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो फ्री वाला चैनल है द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश, उसको ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो पेड चैनल है उसके लिए तो आपकी इच्छा, अगर आप फ्री में पीडीएफ चाहते हैं, मेरी गाइडेंस चाहते हैं, कोर्स एंड ट्रिक्स चाहते हैं और बाकी चीज़ें चाहते हैं, तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगा तो वॉरियर्स पेड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके प्रोसीजर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।